Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, today we are conducting the fourth of 5 sessions on CAF2 text practices. The timings for today's session is from 2 p.m. to 5:15 p.m. with necessary breaks which will be announced as needed. These sessions will be conducted in person at ICAP House Lahore and will also be available on ICAP Students Facebook page, that is icap.ca students, and via Zoom. Students joining through Zoom can ask their questions using the question and answer box, while those participating through Facebook can use the comment section to ask their questions. The material being used today will be available through a link in the comment section of this video on our Facebook page. This link will be pinned for easy access by the students. We are lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for today's session on CAF2. Mr. Ali Imran has 9 years of teaching experience. Initially, he started his career as a CFO in the pharmaceutical sector. However, he soon realized that teaching was his true passion and decided to pursue it as his profession. His areas of interest include taxation and audit, and he is currently teaching at one of the REIT in Lahore. Moreover, he is the author of 2 books, that is Tax Help Book with 11 editions and Audit Help Book with 3 editions. Please welcome Mr. Ali Imran. Over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for the kind words. आज हमारा 4th डे है और आज मैं 2 न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मेरी प्रेफरेंस होती है कि जो लेटेस्ट अटेम्प्ट वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़रूर करवाऊँ। जनरली बच्चों ने वो किए नहीं होते और अक्सर बुक्स में भी वो नहीं होते। तो जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल है जो पिछली अटेम्प्ट में, यानी हम इस बार इंशाल्लाह ऑटम 24 के अटेम्प्ट के लिए ये रिवीजन सेशन करा रहे हैं। तो स्प्रिंग 24 में जो क्वेश्चन आया वो आपके साथ वो मैं आपको करवाने लगा। रिलेटिवली आसान सवाल है और एक जो दूसरा क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो बाद में कराऊंगा, वो इससे ज्यादा ट्रिकी है, मगर वो मैंने डिफिकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि वो ज्यादा मुश्किल है, उसमें ज्यादा एडजस्टमेंट है, वो कराना है। तो एक एओपी का क्वेश्चन होगा, एक बिजनेस का क्वेश्चन होगा। कल आपने पैटर्न तो समझ ही लिया। रिवीजन सेशन है लेकिन न्यूमेरिकल ऐसे कराऊंगा जैसे आप पहली बार कर रहे हैं, ताकि आप हर चीज को पिक कर सकें। शुरू करें सर जी। क्योंकि सैलरी का पिछली अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल आया नहीं था ऐसा, इस वजह से सैलरी का मैंने न्यूमेरिकल पिछली अटेम्प्ट वाला नहीं कराया। एओपी का आया हुआ है वो कराऊंगा इंशाल्लाह। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल भी आपको करवा रहूंगा जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का इंशाल्लाह कल। For the purpose of this question, assume that the day today is 30th September 2024. Jamshed and Sultana are equal partners in Jamshed Chemicals, which is engaged in the manufacturing and supply of industrial chemical. The following information has been extracted from JC's record for the year ended 30 June 2024. Sales, cost of goods sold है, GP है, admin and selling expenses है, finance cost है, other income है, profit before tax। एडिशनल इंफॉर्मेशन के हवाले से वो कहता है द कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स 250,000 अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर क्या शामिल है? ये कॉस्ट ऑफ सेल जो 31 मिलियन की है, इसके अंदर 2.5 लाख रुपए प्रोविजन शामिल है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो या प्रोविजन फॉर स्लो इन्वेंट्री हो। प्रोविजन का नाम आना है ना, आपने कह देना नो, वो सेल्स टैक्स है, वो इनकम टैक्स है। प्रोविजन का नाम आ गया, आपने फौरन उसको कबूल नहीं करना। तो भाईजान ये वो खर्चा है
जो कि 250,000 है, 2,50,000, ये कॉस्ट में शामिल है। तो ये 2,50,000 का खर्चा है, कॉस्ट में शामिल है, इसे ऐड बैक कर देंगे। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड सैलरी ऑफ 4.5 लाख पेड टू ईच पार्टनर। एओपी अपने मेंबर को सैलरी नहीं दे सकती, पढ़ाया हुआ है सर जी, ऐड बैक करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 3,25,000 पेड टू ईच पार्टनर ऑन देयर कैपिटल अकाउंट। जी, फाइनेंस कॉस्ट में भी 3,25,000 रुपया हर पार्टनर को दिया गया है, यानी ईच पार्टनर को 3,25 दिया गया, तो यानी ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 होना है। और प्रॉफिट ऑन डेट अगर पार्टनर को दिया गया हो, आपको पता होना चाहिए, जिस तरह सैलरी अलाउड एज डिडक्शन नहीं होती, इस तरह इंटरेस्ट भी अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता, इसको भी ऐड बैक करना। अदर इनकम में शामिल है बैड डेट रिकवर्ड। जो बैड डेट रिकवर्ड अदर इनकम में शामिल है, उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। बैड डेट रिकवर्ड को ऐड बैक कर देंगे। सॉरी, उसने उसने ऐड किया होगा, रिकवर है, अकाउंटेंट ने इनकम में शामिल किया हुआ है। हमने बैड डेट के बारे में क्या रूल पढ़ा था, बैड डेट रिकवर का A-B, याद है? तो जो अकाउंटेंट ने किया उसे रिवर्स करेंगे और A-B के फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट बुलेट है, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैं इनिशियल रीडिंग कर रहा हूँ। इनिशियल रीडिंग में मैं बस बस उसे ध्यान से पढ़ रहा हूँ। मेरा इनिशियल टारगेट ये है कि मैं ये आइडेंटिफाई करूँ कि एनटीआर है, एफटीआर है, सेपरेट ब्लॉक आइटम है। मेरा ये टारगेट है, मैं हेड ऑफ इनकम आइडेंटिफाई करूँ, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स है। मेरा ये टारगेट है कि मैं ये देखूं डिडक्टेबल अलाउंस या टैक्स क्रेडिट वाली एडजस्टमेंट तो नहीं है। इसको मैं इनिशियली इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरा टारगेट ये है कि मैं इनिशियली इसको असेस कर लूं। चूंकि मैं पहली बार न्यूमेरिकल रीड कर रहा हूं, इस वजह से द एम इज वेरी क्लियर। मैंने दूसरी बार बड़ी डिटेल से पढ़ना है। तो अगर आप पहली बार ऊपर ऊपर से पढ़ के आपको आइडिया हो गया ना कि ये एनटीआर एफटीआर है, टैक्स क्रेडिट है, तो बस काफी है। उसको उतनी डिटेल में भी ना पढ़िए, बाद में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सर समझ आ रही है? फिर मुझे पानी मिल सकता है भाई, मेरा मुंह बिल्कुल खुश्क हो गया। अच्छा, अब देखो नेट लॉस था 13,25,000 रुपए का, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 जनवरी 2024 में। जेसी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज 300 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल एमिंग टू hedge द फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन। द कॉन्ट्रैक्ट सेट टू एक्सपायर ऑन 30 जून। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना था उससे पहले ही उसने कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया। सर, आपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि फ्यूचर की प्राइस फ्लक्चुएशन से, आपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि फ्यूचर की प्राइस फ्लक्चुएशन को एडजस्ट कर सकें, और आपने सेटलमेंट से पहले ही उसे बेच दिया। सर, दिस इज स्पेकुलेशन बिजनेस। इसने इसको कहाँ लिखा हुआ है? अदर इनकम में। भाईजान, स्पेकुलेशन को अलहदा लिखो, नॉन स्पेकुलेशन को अलहदा। इसको मैंने बड़ी, तो सर आप ये भी पूछ सकते हैं सर, इससे ऊपर वाली एडजस्टमेंट में तो आपने किसी के साथ कुछ नहीं लिखा। भाई बिजनेस का न्यूमेरिकल है, बिजनेस की एडजस्टमेंट है, क्यों लिखूं? सैलरी का न्यूमेरिकल है, सैलरी की एडजस्टमेंट है, तो मैं क्यों लिखता हूं? वो तो अंडरस्टूड है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसलिए नहीं लिखा यहां पर, इसलिए मैं चौकस हो गया हूं कि ये एडजस्टमेंट बिजनेस की नहीं है, कोई दूसरी एडजस्टमेंट है। जो लोग अभी आए हैं उन्हें बताता चलो, मैं लेटेस्ट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल करा रहा हूं। ठीक हो गया सर जी?
1 मई 2024, 1 मई 2024 को सुल्ताना विद जमशेद परमिशन मूव्ड some of the office furniture to her resident for personal use। सर जी, आप ऑफिशियल फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए ले गए हैं। मार्केट वैल्यू थी उसकी 2 मिलियन, और जब फर्नीचर इनिशियली परचेज किया था तो वो 16 लाख रुपए का था। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सारी एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? जमशेद से रिलेटेड है। जमशेद केमिकल। तो असल में जो जमशेद केमिकल है वो बेसिकली जमशेद और सुल्ताना, इन दोनों की पार्टनरशिप का नाम है। अच्छा, ये जमशेद केमिकल का मतलब जमशेद नहीं है, जमशेद प्लस सुल्ताना है, और ये दो पार्टनर्स हैं। अब इसमें अब उसने जमशेद केमिकल की सारी इंफॉर्मेशन दी है और अब सुल्ताना की इंफॉर्मेशन दे रहा है। 1 जुलाई 2023 को सुल्ताना ने प्लॉट किराए पर दे दिया कोरंगी कराची में, 1 लाख रुपए किराए पर दे दिया। मार्केट वैल्यू 1,70,000 पर मंथ थी। इसके अलावा इसने सिक्योरिटी भी ली 3 लाख रुपए। इससे पहले 2022 में जो सिक्योरिटी थी वो 1.5 लाख रुपए ली थी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पहली तो बात ये, अब ये स्टोरी सुल्ताना की पर्सनल शुरू हो गई है। एओपी की स्टोरी खत्म हो गई है। तो मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ? पहले मुझे एओपी नहीं कर लेना चाहिए? इसका जवाब है एओपी नहीं। पहले मैं सवाल तो पढ़ लूं, इसमें कोई एडजस्टमेंट अफेक्टिंग एओपी भी, तो फिर क्या होगा भैया? इसको खोल दें। ठीक। अच्छा, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू एओपी हुई तो क्या होगा, इस वजह से मैं ये सारा पढ़ रहा हूँ। दूसरी बात, 2021 में सुल्ताना ने रिसीव किया 2,000 शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी। अब ये सुल्ताना की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि अगर इस पर्सनल इंफॉर्मेशन में कोई एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू एओपी हुई, तो मैं अगर एओपी वाला पहले सवाल कंप्लीट कर चुका तो मैं बेवकूफ बन जाऊंगा। मुझे एक बार सवाल पहले पूरा पढ़ना है, दूसरी बार जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे समझ आ गई होगी इसमें कुछ नहीं आना, मैं फिर उस वक्त उसको निबेड़ लूंगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यार, ये सवाल करते हुए के टिप्स एंड ट्रिक्स है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए समझा ही नहीं सकता। तो सवाल हल करते हुए जो रियल प्रॉब्लम है वो ये आती है। तो ये सवाल इस रिवीजन सेशन में 3-3 सवाल कराने के, 2-2 3-3 डिस्कस करने का मकसद ये है कि मैं आपको रियल टाइम प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं बताऊं उसको कैसे डील करना है। अच्छा, 2,000 शेयर्स उसको रिसीव हुए थे 2021 में। लकीन कॉरपोरेशन के उसकी फ्रेंड जमीला ने दिए थे। जमीला ने एक्वायर किए थे ये शेयर 2018 में पीकेआर 45 पर शेयर के हिसाब से। Fair market value of each share at the time of transfer to Sultana was 120। जब fair market value of each share at the time of transfer to Sultana was PKR 120 on 1 जनवरी 2024, Sultana disposed of these shares for PKR 200 per share, paid PKR equivalent to 82,000 taxes in USA। पहली बात ये है कि ये फॉरेन का टैक्स है, और उस फॉरेन इन मतलब फॉरेन की शेयर्स हैं। अब ये जो शेयर फॉरेन कंपनी के हैं, ये पब्लिक नहीं होते सर। ये कैपिटल एसेट तो है लेकिन ये पब्लिक नहीं है। इस पर गेन आएगा, उसको रिकॉर्ड किया, और ये जो टैक्स दिया हुआ है, ये जो उसने पे किया है, इस पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। सर आगे चलते हैं।
Sultana is also a renowned author and has written numerous books on environmental pollution. She completed her latest book titled The Ocean of Plastic over a period of 2.5 years, 2.5 साल. In December 2023, she received a lump sum payment of 504,000 as royalty for the latest work. सर जी 5,04,000 रुपए की रॉयल्टी इसने ली है. अब जैसे ही मैंने ये पढ़ा मेरे जहन में फौरन पता क्या बात आई है. अगर किसी ऑथर को 2 साल 24 माह या उससे ज्यादा लग जाए तो उसके पास ऑप्शन होती है कि वो 3 साल पर तकसीम कर सकता है. मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ें. इनिशियल रीडिंग है, दिमाग चलना चाहिए. ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये बहरहाल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की गेम है. ये बहरहाल फॉरेन सोर्स इनकम भी है और उसमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी है. Under the provision of income tax ordinance and the rules made under compute under the correct head of income, total income, taxable income, tax liability. जमशेद केमिकल यानी एओपी, सुल्ताना यानी ये इंडिविजुअल. ठीक हो गया. अगली बात देखो, मिनिमम टैक्स को आप इग्नोर करोगे. ये बड़ी काम की बात. अगर उसने ये वाली लाइन ना लिखी हो तो फिर फौरी तौर पे आपके ذहन में आना चाहिए कि टर्नओवर अगर 100 मिलियन से ऊपर है तो फिर उसका 1.25 देखना पड़ेगा. भाईजान मैंने जब चैप्टर नंबर 4 कराया था तो मिनिमम टैक्स नहीं करवाया था, क्योंकि वो मैं चैप्टर 7 8 के बाद करवाता हूँ. कल चैप्टर 7 8 हुआ है, आज मिनिमम टैक्स रिजीम का लेक्चर आपके साथ शेयर हो जाएगा. 15 20 मिनट का लेक्चर है, उसको ले लीजिए. मैं अब वो आम तौर पे यहाँ उसका इंडिविजुअली सवाल पूछ लेता है. अब तो जालिम बस कुछ नहीं कहता, चुप कर जाता है, तो अंडरस्टूड है कि इस पर मिनिमम टैक्स रिजीम अप्लाई होना. यहां पर उसने खास तौर पे कह दिया इग्नोर कर दे इस सेक्शन को. अब हम खुश हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र. नहीं तो अगर वो ये वाली बात ना लिखे और आप पढ़े 49 मिलियन, तो आप फौरन कहेंगे यार 49 मिलियन है. हमारे टर्नओवर की लिमिट कितनी है मिनिमम टैक्स रिजीम में? 100 मिलियन है. आपने कहना ठीक है यार, ये तो वैसे भी इफेक्ट नहीं होना था. ठीक है. अगर 110 मिलियन हो और उसने इग्नोर मिनिमम टैक्स नहीं लिखा हुआ तो चौकस हो जाए. सर समझ आ रही है? इसका मतलब है उसका इम्पैक्ट आना है. लो सर, शो ऑल रेलिवेंट एग्जाम्पशन इंक्लूजन एंड डिसअलाउंस. लो सर, ये सवाल है, इसको करना शुरू करते हैं. हम्म, जमशेद केमिकल्स कंप्यूटेशन ऑफ, और अब मैं क्या लिखूंगा जो रिक्वायरमेंट है, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. अच्छा जी, टैक्स ईयर है 2024, टैक्स ईयर है 2024. सबसे पहले लिख दिया इनकम फ्रॉम बिजनेस, वर्किंग नंबर 1. वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम
बिजनेस। अकाउंटिंग प्रॉफिट है भाई जन, अकाउंटिंग प्रॉफिट से ही शुरू करते हैं ना। अकाउंटिंग प्रॉफिट आपके सामने आ गई। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐड करूंगा मैं प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक। जी कितना है। अब कल मैं आपको सिखा चुका हूं कि पहला सफा, मेन सफा आपका ये था। और मैंने कल, मुझे याद है मेरे पास पेज पड़े थे, मैंने ऐसे सफा पलट के कहा था कि ये पहला सफा था आपका, ये आपने कर लिया। अब आप आगे चले जाएं और यहां से आप दूसरे सफे पर निकलें और दूसरा सफा। सर पहले सफे को नीट रखें और वहां पर फाइनल फिगर लिखें। ये पहला सफा वो है। आपने पहले सफे में सिर्फ अभी ये लिखा है। अब आप जो कर रहे हैं वो अगले सफे की वर्किंग नंबर 1 से कर। और पॉइंट समझ आ रहा है। लें सर, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारा प्रोविजन एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड अ सैलरी ऑफ 4.5 लाख। सर एक्सपेंसेस में शामिल है सैलरी टू पार्टनर, कभी भी शामिल नहीं हो सकती। कितनी सैलरी है एक पार्टनर की, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 9 लाख, मल्टीप्लाई बाय 9 लाख ये है, मल्टी भाई महीने की है ना कि साल की है। अगर उसने कुछ नहीं बताया तो मैं साल की एज्यूम करूंगा, महीने की एज्यूम नहीं करूंगा। सर जी 900,000। जी ठीक कह रहे हैं, ऊपर वाली फिगर में भी ऐसा ही है। उधर 250 लिख दूंगा, उधर 900 लिख दूंगा। अच्छा जी, तीसरा फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ ₹325,000। फाइनेंस कॉस्ट, अच्छा ये नहीं, फाइनेंस इंटरेस्ट टू पार्टनर लिख दें तो ज्यादा बेहतर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। जी सर, 325 एक का है, दो का कितना हो गया 650, तो 3 जीरो निकाल दें 650 आ गया। इसको भी ऐड कर दिया। मैं 1 बाय 1 एडजस्टमेंट करता जा रहा हूँ और आपको बताता जा रहा हूँ। अदर इनकम में शामिल है बैड डेट रिकवर्ड। सबसे पहला काम ये करो, जो बैड डेट रिकवर किया था, भैया बैड डेट रिकवर उसने, अकाउंटेंट ने इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो पहला काम ये करेंगे, आप उस बैड डेट रिकवर को लेस कर दें और फिर A - B वाला रूल लगाएं। अच्छा जी, ये बैड डेट रिकवर लेस कर दिया था, ये तो होता है ए। बी क्या होता है, एक्चुअल माइनस अलाउड। 4 लाख है, 4 में से 3 निकाला, 1 2 25 में से 1 निकाला, तो फिर भी 1 25 प्लस में आना है। मैंने मोटी मोटी कैलकुलेशन कर ली ताकि मुझे ये पता चल जाए मैं लिखूं किधर। नॉर्मली मैंने जितने भी न्यूमेरिकल कराए, प्लस वाली आइटम्स ऊपर लिखी है, माइनस वाली नीचे लिखी है। लेकिन ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, आपको पेपर में थोड़ा सा भी मसला हो तो परेशान नहीं होना।
ऊपर माइनस लिख दो, नीचे प्लस लिख दो, कोई टेंशन नहीं। पैनिक नहीं करना आपने, ये तो वैसे ही एक्स्ट्रा खूबसूरती। तो सर समझ आ रही है? जहां पे मुंह धोने के लाले पड़े हो वहां मेकअप नहीं करता बंदा, कहता है यार बस जितना वाजिबी है बस वो कर लें। ये एक्स्ट्रा एडिशनल है, उसको छोड़ दें। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि यार मैं कितनी जगह छोड़ूं, कम हो ज्यादा, यार इसकी टेंशन ना लो। इसके नीचे ही माइनस भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं। माइनस लिखो, प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो, कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए आप लोगों को हमेशा सिखाया है। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम आए, आपके पास जगह की कैलकुलेशन ना हो रही हो, आप पैनिक हो रहे हो, आप कहें यार छोड़ो, मैं नहीं खेलता। मेरे लिए हर एडजस्टमेंट के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए प्लस सारे इकट्ठे लिखना और माइनस सारे इकट्ठे लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। लो जी, बैड डेट रिकवर्ड 225 रिकवर्ड है, माइनस एक्चुअल माइनस अलाउड। जी, चलो जी, आगे चलता हूँ। उसके बाद आ गया नेट लॉस। इसने इनकम के अंदर नेट किया हुआ है, नेट लॉस है 13,25,000 रुपए का। ये मैंने आपसे भी डिस्कस किया और हम इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन का लॉस है, ये उसने इसके अंदर एडजस्ट किया हुआ है। भाईजान इसको उसने माइनस किया हुआ, इसे ऐड करते हैं। स्पेकुलेशन के लॉस को क्या कर दें, ऐड कर दें। उसने माइनस किया हुआ है, हम ऐड बैक करके रिवर्स करेंगे। अच्छा जी, यहां पर लिख लो स्पेकुलेशन लॉस, लिख लो। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन खत्म होना है तो मैंने उसके बाद लिखना है कि स्पेकुलेशन का ये वाला लॉस है, ये एडजस्ट नहीं हो सका, 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया 1 मई 2024, सुल्ताना एंड जमशेद परमिशन के साथ वो ऑफिस फर्नीचर बेच दिया, ऑफिस फर्नीचर बेच दिया। वर्किंग करूं यहाँ पर, 1.1 कितने का बेचा, 2 मिलियन फेयर मार्केट वैल्यू थी। WDV क्या थी, चलो 2,000 ही लिखते हैं। या WDV क्या थी, पहले लिखना पड़ेगा कॉस्ट 1600, 2021 है, टैक्स ईयर 2022 की डेप्रिसिएशन निकलेगी, टैक्स ईयर 2023 की डेप्रिसिएशन निकलेगी। जी बताइएगा, 1600 का 15%, 1600 में से 240 निकाल दें। जी फिर दोबारा बताइएगा, उसका भी 15% ले लेना, 204। अब मेरे पास WDV आ जाएगी। ये WDV है, गेन आया लॉस आया, कितने का गेन आ गया, 844, ये गेन है। तो भाई इसको पकड़ा और गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, 844। अच्छा जनाब, मैंने ये वाली एडजस्टमेंट भी कर ली। अब मेरे पास कोई एडजस्टमेंट मजीद रह नहीं गई। मुझे जरा एक बार टोटल करके बताते हैं, यहां से शुरू करें 13,000 से,
250 ऐड करें, 900 ऐड करें, 650 ऐड करें, 125 ऐड करें, 1325 ऐड करें और 844 ऐड करें। इन सबको ऐड करके 250 लेस कर दें। 16 भाई देखिएगा, एक मिनट भाई, कह रहे हैं बैड डेट की अमाउंट सर किधर है भाई, किधर है बैड डेट? बैड डेट कहाँ पर है सर? अच्छा, ये बैड डेट की फिगर 225 है सर जी। 16 टोटल कीजिएगा सर, 16869 सर जी। ये आपकी आ गई इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब यहां पर लिखूंगा स्पेकुलेशन बिजनेस, इसी के ही नीचे, और वहां पर क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है, कितना? 1325 का लॉस। ये लॉस क्या हो जाएगा? कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा अच्छा जी। अब मैं क्या करूंगा, 16869 यहां पर आ गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस का था। ल- यहां पर लॉस ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस अगर मैं दोबारा लिखूं तो 1325 है। यही इसकी इनकम है। इसको बल्कि मैं इधर नहीं लिखता, मैंने उधर लिख तो दिया हुआ है, इसको मैं यहां पर लिखता हूँ, यही इसकी टोटल इनकम है। अब ना मैं रिक्वायरमेंट भी तो पूरी करनी है ना यार, फिर रेट अप्लाई करें और टैक्स, यही इसकी टैक्सेबल इनकम भी है। अब रेट अप्लाई करें और टैक्सेबल टैक्स लाइबिलिटी निकालिए। जी सर, टैक्स लाइबिलिटी निकालिएगा 16869। 16869 का टैक्स लाइबिलिटी निकाल दीजिए। फाइव टू सिक्स नाइन कर दूं ना मैं सिर्फ, अगर सब कुछ ही रुपीज इन थाउजेंड चल रहा है तो। इसके नीचे फिर एक नोट दे दें, स्पेकुलेशन लॉस, इसके नीचे फिर एक नोट दे दें। स्पेकुलेशन लॉस का क्या करेंगे? कैरेट फॉरवर्ड 6 years के लिए हो जाएगा। चलूं आगे सर जी? एंड पे लिखा है सर मैंने। असल में मैं आपकी बात समझ गया हूं, उस वक्त भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त मुझे अप्रोप्रिएट लगा के लगेगा तो मैं लिख दूं, तो मैंने लिख दिया। अच्छा, वैसे तो मैंने यहां पर भी इसीलिए लिखा है, यार सही बात बताऊं, मुझे भी यही ध्यान होता है मैं भूल ना जाऊं। जिस तरह आपको ये ध्यान होता है ना मैं भूल ना जाऊं, मुझे भी यही ध्यान होता है, तो जो अप्रोप्रिएट जगह होती है मैं वहां पर लिख देता हूँ। सर जी, मैं अब अगले पार्ट की तरफ जा रहा हूँ,
मैं बिल्कुल स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ कि यार जो बंदा आज पहली बार न्यूमेरिकल कर रहा है ना, यकीन करें उसे भी पिक करना चाहिए। फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सुल्ताना। अब सबसे पहले फर्दर इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। सुल्ताना, ये फिर वही बात है कि अगले सफे पर आना चाहिए सुल्ताना, लेकिन मैं, ताकि आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स ईयर क्या है? अच्छा जी, सबसे पहली बात है सुल्ताना का प्लॉट है कुरंगी कराची। बड़ी ध्यान से इसके अंदर छोटी छोटी बातें बड़ी ट्रिकी पूछी हैं उसने। बच्चा खुश हो रहा होगा कि यार 9 नंबर का इतना सा, लेकिन जब आप ये करेंगे तो 9 नंबर जस्टिफाई हो रहे हैं। सबसे पहली बात है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसने जालिम ने टका के पूछा है। भाईजान उसने कहा है सुल्ताना लेट आउट हर प्लॉट ऑफ लैंड इन द कुरंगी कराची एरिया टू हर ब्रदर्स इम्पोर्ट हाउस एट अ मंथली रेंट ऑफ 1 लाख। जबकि प्रिवेलिंग रेंट कितना है? कौन सा लेते हैं, एक्चुअल या फेयर मार्केट, विच एवर इज। चलो जी, ये बात तो समझ में आ गई। रेंट कितना है? एक्चुअल, फेयर मार्केट रेंट। हाँ जी, कौन सा लेंगे सर? 2040। एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, इसकी वर्किंग बना देता हूँ। कहाँ कहाँ पर आपको दिखाऊं? वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंट की बात करें, एक्चुअल है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, 12 लाख। फेयर मार्केट रेंट है, फेयर मार्केट रेंट कितना है भाई? 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 12 जी, 204। इन दोनों में से कौन सा ले लेंगे? शाबाश। फिर उसके बाद उसने अगली बात कही, नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट। नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट, बिल्कुल मुंह। अच्छा जी, नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट, इसका क्या सीन होता है सुन लें। जितना डिपॉजिट वसूल किया डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल करेंगे। अगर पुराना डिपॉजिट भी था, नया डिपॉजिट लिया डिवाइड बाय 10 किया, माइनस पुराने डिपॉजिट का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है, यही पढ़ाया हुआ ना। इसमें एक मसला है, यहां पर क्या करना था? अगर यहाँ पर कोई बच्चा 3 लाख में से वो पुराना डिपॉजिट लेस करता और फिर ऐड करता, सारा ही गलत था। 90% बच्चों ने यही किया और बिल्कुल गलत किया। सर बिल्डिंग के लिए ये वाला रूल होता है, लैंड के लिए नहीं होता। ये क्या है? आप लोग भी बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, हर बच्चा इंटरेस्टेड था कि सर अब यही करेंगे। ठीक है ना सर? तो मैंने कहा कि मैं पहले आपका पूरा इंटरेस्ट जगा दूं, फिर आपको बताऊंगा कि खुदा के बंदो, आप भी वही कर रहे हो जो जो पिछले टाइम वालों ने किया, और वो भी इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त बैठ के।
क्यों हो, मुझे भी आज पता चला यार। सर समझ आ रही है ये वाली बात? बहुत से बच्चों को आज पता चला होगा। अच्छा, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम पेपर करके घर आ जाते हैं और उस पेपर को मनहूस समझ के जिंदगी में कभी नहीं देखते, और अगली अटेम्प्ट आती है फिर अगला पेपर करते हैं। हालांकि उस पेपर में अगर आप फेल हुए हैं तो उस पेपर को मनहूस नहीं समझना, उस पेपर से बदला लेना है कि अगली बार उस पेपर में पास होना। उस पेपर को फेल हो गए, उससे सीखा कुछ नहीं। अब ये उस पिछले पेपर से सीखने वाली बात थी कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका क्या करना है। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा जी, इन 2021, अच्छा अब यहां तक ये आ गया। ये 2040, अब रिपेयर लेंगे। अब जाहिर बात है रिपेयर कितने पे आएगी? जी भाई। लैंड के केस में रिपेयर, शाबाश, ये पॉइंट। रिपेयर भी नहीं होनी थी, सिर्फ यही रेंट ही आना था। करने लगे थे ना रिपेयर भी कैलकुलेट, कर ली थी, शाबाश। आगे चलते हैं सर। सुल्ताना, अच्छा जी अगला पॉइंट है, सुल्ताना रिसीव्ड 2 लाख शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। अगली बात करने लगा। अच्छा जी, यहां पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो लिख दूं ना, 20400000। अब यहां पर 2000 शेयर्स हैं। फेयर मार्केट वैल्यू ईच शेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू सुल्ताना थे 1,20,000। अब मेरी एक बात आराम से सुनो। जब उसको ट्रांसफर हुए उस वक्त उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 120। और जब इसने बेचे इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 200। उसने कितने के खरीदे? 45 के। मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया? ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं, सिखाया। फ्रेंड ने आपको दिया है, फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया है। फ्रेंड ने खरीदा था 45 रुपए का, जब आपको मिला तो उसकी कीमत 120 हो चुकी थी। तो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितने पैसे ले गए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या लेके गए? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गिफ्ट लेकर गए। यानी 2021 में जब आपके दोस्त ने आपको दिया था तो उस वक्त की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेके जा चुके थे। यार मेरा पॉइंट पिक कर।
अब ठीक, अब देखिए आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? अच्छा, शुक्र है। भाई कोई यहाँ रहे तो जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी, मतलब हम आवाज ढूंढने की बजाय वो बंदा ढूंढने लग जाते हैं जिससे आवाज आनी है। जी सर। अच्छा जी, बैड डेट रिसीव्ड हो गया, स्पेकुलेशन का लॉस हो गया, गेन ऑन डिस्पोजल हो गया, ये तीनों काम भी हो गए। किधर पहुंच गया हूं मैं यार? अच्छा जी, मैं असल में आपको ये बता रहा था भाई कि ये देखो, ये जो टैक्सेबल इनकम है इसमें एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर है। मैं इंतजार कर रहा हूं उस सवाल का जिस सवाल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुख्तलिफ होगी और पार्टनर्स की सैलरी बराबर होगी। तब आप डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा। मैंने आपको बार बार बताया है, अगर अगर टैक्सेबल इनकम हो, उसमें एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर हो, तो उस केस में सिंपली टैक्सेबल इनकम को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे तकसीम नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। लेकिन अब इत्तेफाक ऐसा है कि दो एडजस्टमेंट्स हैं और वो दोनों बराबर की हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो भी 50-50 है। सर समझ आ रही है? तो उस केस में 16869 डिवाइडेड बाय टू कीजिएगा। अब 8435 इज द आंसर, तो ये आप ले सकते हैं। यार मैं फिर बोल रहा हूं, ये वाली बात बड़ी कीमती है, क्योंकि ये वाला सवाल जो मैं बेटे आपको करा रहा हूं ये आ गया। ये तो मैं कंफर्म कहता हूं कि ये अब दोबारा नहीं आना। लेकिन इस सवाल से अगला क्या सवाल आ सकता है वो मुझे बताना चाहिए। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, अगर एओपी का सवाल है, उसमें शेयर ऑफ एओपी देख रहे हो, शेयर ऑफ एओपी देखने के लिए एओपी की जो टैक्सेबल इनकम है अगर उसकी कैलकुलेशन करते हुए कहीं एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर है, तो फिर सिंपल टैक्सेबल इनकम पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई नहीं करते, बल्कि टेबल बनाते हैं। अब चूंकि यहां पर अब चूंकि यहां पर वो भी 50% था, सैलरी भी 50%, आधी आधी थी, प्रॉफिट ऑन डेट भी आधा आधा था, और प्रॉफिट शेयरिंग भी 50-50 थी, तो दिक्कत नहीं हुई। तो यहां पर शेयर ऑफ एओपी आ जाएगा 16869 डिवाइड बाय 2 जी। अब यहां पर अगली चीज है टोटल इनकम। जी, मैं फिर इसको पूरे पे ही ले जाऊं? 111। यार अब इसका टोटल लिखवाए ना मुझे आप। सुल्ताना की सेकंड एडजस्टमेंट में एक बार ये सवाल कंप्लीट करा दूं फिर रिवाइज करा देता हूँ। बच्चों, जिन लोगों को आवाज नहीं आई वॉइस फ्लक्चुएशन की वजह से, मैं इस सवाल का सेकंड पॉइंट सुल्ताना के पार्ट का रिवाइज, पूरा सुल्ताना का पार्ट रिकैप दे दूंगा, ठीक है? अच्छा जी, टोटल इनकम बताइएगा। 11139। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या आ गया? टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस, जी, निकालिएगा जरा।
ये इंडिविजुअल नॉन सैलेड का रेट देखना है हमने। थ्री टू 3264 लिख दूं। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी A over B into C. Now what is A? 3264. What is B? 11139. What is C? 2704. G. जी सर बताइएगा। 792 है। सेवन 92। अच्छा यहां तक अगर आप मेरे साथ आ गए हैं, अब टैक्स क्रेडिट की वर्किंग भी कर लेते हैं। वो टैक्स क्रेडिट है इसमें, फॉरेन टैक्स क्रेडिट है। यस, फॉरेन टैक्स क्रेडिट की वर्किंग करेंगे। एक्चुअल में कितना पे किया है? एक्चुअली कितना पेड है और एवरेज रेट कितना है? ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए? 792। व्हाट इज बी? बी कितना है सर? ए ओवर बी है ना सर। व्हाट इज बी? टैक्सेबल इनकम कितनी बन रही है? 2704 है ना। ए ओवर बी इंटू सी। सी क्या है? वो अमाउंट जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है। क्या 2704 में ये शामिल है? यस। जी बताइएगा कितना बन रहा है। जी बताइएगा। 47 कह दूं? इन दोनों में से कौन सा लेंगे? लोअर। 47 का टैक्स क्रेडिट मिल गया, पीछे क्या रह गया? 7,745। सर जी ये क्वेश्चन था लेटेस्ट अटेम्प्ट का। अच्छा कुछ बच्चों ने दरमियान में वॉइस की इंटरप्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई क्वेश्चन की कंटिन्यूटी में, मगर मैंने कोशिश ये की कि मैं आराम से सवाल कराऊं, जल्दी में ना कराऊं, क्योंकि मैं जेन्युइनली सिखाने के लिए आया हूं। सिर्फ ये नहीं कि सवाल ये बताना होगा कि मैंने 6 सवाल करा दिए। ओहो हो, जो सवाल करवाऊं उसका टारगेट है कि वो आप लोगों को समझ आ जाए। जी सर। अब जमशेद केमिकल की बात कर रहा हूँ। जमशेद केमिकल का पूरा सवाल देखा, इसमें ये वाली एडजस्टमेंट है। देखिए एक बात समझें, मेरे दोस्त ने मुझे 2021 में शेयर्स गिफ्ट किए थे। 2024 में मैंने वो शेयर बेचे हैं।
मेरा दोस्त अगर मुझे कोई शेयर गिफ्ट करे तो क्या वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? यस और नो? यस। तो भाई जब मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया वो तो मेरी इनकम में शामिल हो। अच्छा, बाद में मैंने वो शेयर बेच दिया, जिस दिन उसने मुझे गिफ्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए, वो मेरी कॉस्ट बन जाएगी। असल में देखो, मुझे तो पूरे 200 का फायदा हुआ। 120 का फायदा गिफ्ट की वजह से हुआ है, वो किस हेड में जाएगा? अदर सोर्स में। 80 रुपए का फायदा कैपिटल गेन के हेड में जाएगा, बस ये फर्क है। आप मेरा पॉइंट पिक करें, ये फर्क है। जब मेरे सामने जो फिजिकल स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे लग रहा है उनको ये बात समझ आ गई, यस और नो? अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताता चलूं कि हुआ ये था, जो मैंने अपनी एग्जांपल दी और अपने दोस्त की, यही सुल्ताना के साथ हुआ है। 21 में शेयर दिए थे उसको उसके दोस्त ने, 120 रुपए का शेयर था जब उसको ट्रांसफर हुआ। तो जो जिस दिन शेयर मिला उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर इनकम रिकॉर्ड कर ली होगी उस साल में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड के अंदर। लेकिन ये 2021 है तो हमारे स्कोप में तो नहीं आना। हाँ, अलबत्ता अब हम इसको बेचने लगे हैं, तो अब हम इसकी कितने का बेचा? 200 का, तो कॉस्ट क्या होगी? 120 रुपए। जो हमने जो है ना, जो पहले अदर 200 का गेन है टोटल, 120 जो है वो अदर सोर्स में चला गया, बाकी 80 कैपिटल गेन में आ जाएगा। जो पहले किसी दूसरे हेड में टैक्स हो गया हुआ है वो तो नहीं ना दोबारा कैपिटल गेन में टैक्स होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जो ऐसे एम्प्लॉय शेयर स्कीम में करते थे, कि जो ऑलरेडी टैक्स अंडर द हेड सैलरी लेस कर देते हैं, बकाया टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन करते हैं। हाँ, माँ बाप बहन भाई ने आपको कोई गिफ्ट दिया, शेयर दिए, उस पर कोई टैक्सेबिलिटी होती नहीं। इस केस में चूंकि कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती, तो हम ओरिजिनल कॉस्ट ले लेते हैं, और फिर जो गेन लॉस है वो टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन आता है। ये असल में इसमें पॉइंट था जो डिफरेंट था, नया था, जो इससे पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ। डन हो गया सर जी? तीसरा किताबों वाला, सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, कल भी मैंने पढ़ाया है। चैप्टर नंबर 12 का सेकंड पॉइंट, जिसमें वो कहता है कि जिसमें वो कहता है कि भाई आप ने अगर कोई आर्टिस्टिक काम किया जिस पर आपका 2 साल 24 महीने उससे ज्यादा लगे हैं, और आप उसे बेच देते हो और आपको लमसम पैसे मिलते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन थे कि जितने पैसे मिले वो इनकम में ले जाओ, टैक्स कर दो। दूसरी ऑप्शन है कि जितने पैसे मिले डिवाइड बाय 3 करो, 3 सालों में टैक्स करो। जी, चलूं आगे? अच्छा, अब मैं ओरिजिनली प्लान तो यही था कि मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जो टाइम देख रहा हूँ मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन अगर शुरू किया आकाश कुमार वाला तो ये खत्म नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं आपके साथ इसकी सारी एडजस्टमेंट डिस्कस करता हूँ ऐसे जैसे हम ये सवाल कर रहे हो, ठीक है? लेकिन मैं वो सारा लिखूंगा नहीं, कराना भी चाहता हूँ और ये भी टाइमली खत्म भी करना है, ये दोनों लिमिटेशंस हैं, ठीक है? अलबत्ता शुरू करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, मेरा फेवरेट सवाल है, जो आज तक बिजनेस के हवाले से पूछा गया। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन assume दैट द डे टुडे इज 31 अगस्त। पूरा सवाल कराना है, सिर्फ लिखना नहीं है मैंने।
अच्छा, सबसे पहली बात है 87 मिलियन का लॉस आ गया। यानी जिस सवाल में हम हमेशा अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करते थे सवाल, अब इस बार कहां से शुरू कर रहे हैं? अकाउंटिंग लॉस से। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है पेनल्टी 2 मिलियन की फॉर लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स। मेरे साथ जरा आप भी ज्वाइन करेंगे? अलर्ट हैं? जब मैंने लिखना भी नहीं है तो मैं करा रहा हूं, आप साथ साथ बताएंगे तो एक अच्छा माहौल बन जाएगा क्लास का। ठीक है सर? अच्छा जरा देखिएगा, 2 मिलियन लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर है, क्या ये पेनल्टी अलाउड है, डिडक्शन होगी या नहीं? सर वो पेनल्टी जो कानून की खिलाफ वर्जी के लिए हो वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होती। ये वाली पेनल्टी कानून की खिलाफ वर्जी के हवाले से नहीं है, तो ये अलाउड एज डिडक्शन होगी, माइनस करेंगे। अब अलाउड एज डिडक्शन होने का मतलब ये कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में से पहले ही लेस हुआ हुआ, तो इसको क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। ये देखो ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है, पहले ही लेस कर दिया भाई, इसको इग्नोर कर देंगे। दूसरा, commission of 2.5 million which was paid to the distributor Liaquat Bashir on sale of the PJC's product of 50 million। अब ये बात आपको कल पढ़ाई है। अगर आप थर्ड स्केड्यूल आइटम बेच रहे हैं और आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दे रहे हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होना चाहिए। अगर वो शामिल होगा तो जितनी कमीशन देंगे माइनस करने की इजाजत है, और अगर वो शामिल नहीं होगा तो 0.2% ऑफ टर्नओवर, 0.2% ऑफ टर्नओवर लेंगे। सर यहां पर देखो, लियाकत बशीर जो है ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है, इसको कमीशन कितनी दी? 2.5। ये 2.5 अकाउंटेंट ने प्रॉफिट में, प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर तक माइनस कर दिया है। कितना माइनस करने की इजाजत है? 50 का 0.2%। जी कितना बना भैया? सिर्फ 0.1 माइनस करने की इजाजत है। इसने कितना माइनस किया हुआ है? 2.5। तो भाई 2.5 माइनस करने की इजाजत नहीं, सिर्फ 0.1 माइनस करने की इजाजत है, तो कितना ऐड बैक कर देंगे? 2.4 ऐड बैक कर देंगे। क्या आप मेरा पॉइंट पिक किया? यस और नो? ये हमारा सेकंड पॉइंट। फ्रेट चार्जेस, भाईजान आपको कल पढ़ाया 2.5 लाख की अकाउंट बैलेंस हो, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 हो, कैश में हो तो अलाउड है, डिडक्शन नहीं होता। 12 लाख रुपए का बिल आ, 12 लाख रुपए के फ्रेट चार्जेस हैं, कैश में पे किए हैं, माइनस करने की इजाजत होगी? सर होगी। फ्रेट चार्जेस एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। जहां पर यूटिलिटी लिखा हुआ है वहां पर ही फ्रेट भी लिखा हुआ है, वहां पर ही ट्रेवल फेयर भी लिखा हुआ है, वहां पर ही टैक्सेस, फी, फाइन एंड स्टैट्यूटरी पेमेंट लिखा हुआ है। तो भाई टाइम निकाल के आपने पढ़ना जरूर है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बेहतरीन, इसको क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। अदर इनकम में क्या शामिल है? इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 6 मिलियन। ये सवाल की सबसे अच्छी एडजस्टमेंट थी। अदर इनकम में 6 मिलियन शामिल था, इंश्योरेंस क्लेम का जो मिला था, इक्वलेंट टू अकाउंटिंग बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू भी 6 मिलियन ही थी। रिसीव्ड ऑन 8 नवंबर 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल विच वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। The cost and fair market value of the vehicle before fire incident was 10 million and 8 million। इसमें ना दो तीन कॉन्सेप्ट इसने इकट्ठे टेस्ट किए। सबसे पहली बात ये कि जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है आपने इनकम में शामिल कर लिया है। क्यों किया इनकम में शामिल, देखें तो सही वो है क्या? व्हीकल डिस्ट्रॉय भी है, एक्सीडेंट हुआ है, और उसके बदले में मिला है, ये तो इनकम में शामिल नहीं होना चाहिए। ये तो व्हीकल का डिस्पोजल निकालेंगे, गेन लॉस इनकम में शामिल होना चाहिए।
तो सबसे पहला पॉइंट ये कि ये इंश्योरेंस क्लेम इसने इनकम में शामिल किया, इसे रिवर्स करेंगे। 6 माइनस कर दिया। अब उसके बाद गेन लॉस निकालने लगे तो पता चला कि ये व्हीकल है और व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है। उसकी मैक्सिमम कॉस्ट क्या हो सकती है? शाबाश। अब आपने सेल प्रोसीड निकाल ली, एक्चुअल अलाउड कॉस्ट ओवर एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्पोजल प्रोसीड, 4.5 आ गया। और अब आप WDV निकालेंगे, एज्यूमिंग कि कॉस्ट क्या है 7 पॉइंट। यार कल ये वाला सवाल मैंने करवाया है, कल करवाया है। सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल निकालें और WDV एज पर टैक्स रूल निकालें। अब WDV कैसे निकलेगी? आपने ये खरीदी कब थी? अक्टूबर 2019 में, यानी टैक्स ईयर 2020 में। टैक्स ईयर 2020 की डेप्रिसिएशन, टैक्स ईयर 2021 की डेप्रिसिएशन, हमारा कौन सा साल है? 22 है। तो भाई 2 सालों की डेप्रिसिएशन होगी। 2020 की डेप्रिसिएशन होगी 1.125, 2021 की डेप्रिसिएशन होगी 0.956। अब इतनी बार ये डेप्रिसिएशन बच्चों को कराते हुए निकाली है ना, फिगर्स याद होगी, बाप में से भी बहुत से बच्चों को याद हो गई होंगी। ठीक हो गया। ये करने से इसकी WDV निकल आएगी। सेल प्रोसीड में से WDV लेस करेंगे तब निकलेगा गेन या लॉस। चलो आगे। ये वाली बात हो गई, हमने गेन लॉस भी निकाल लिया और उसको रिवर्स भी कर दिया। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो कहता है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। अब ये बैड डेट की एडजस्टमेंट है। सवाल देखने में लेंथी हो तो परेशान नहीं हो जाना, उसके अंदर घुसेंगे ना तो कोई मसला नहीं। न्यूमेरिकल की मेजर प्रॉब्लम ये है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस इस बात की कि आप फोकस करने की आदत नहीं है आपको। 30 मिनट 35 मिनट एक क्वेश्चन के साथ आप नहीं रह सकते। आप एक वीडियो देखने लगते हैं कि 15 सेकंड बाद आपको समझ आती है यार ये फारग है अभी, चलो अगली वीडियो देखो। अब ऐसे बंदे को कहें कि यार मैं 35 मिनट एक ही सवाल करता रहूं, फोकस नहीं है बच्चों का। एक बड़े बड़े अच्छे पढ़ने वाले बच्चे पेपर में, सर मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते थे लेकिन मौके पे हैंडल नहीं हुआ। सर मैंने सारी वीडियोस देखी थी। मैंने कहा खुद कितने किए थे? कहते मैंने सारी वीडियो दो दो बार देखी है। मैंने कहा खुद कितने किए थे? कहता खुद नहीं किए। मैंने कहा सारी उम्र भी देखते रहोगे नहीं पास होगे। सर वीडियो जो बनवा रहा होता है ना उसका फोकस सेट हो जाता है, लेकिन जो वीडियो देख रहा है ना उसको खुद करना पड़ेगा। खाली वीडियो देखने से काम नहीं बनता। बच्चे जो मार खा रहे हैं इस वक्त, इसकी मेजर रीजन ये है, वो 35-40 मिनट एक सवाल पर फोकस नहीं कर पाते। वो थक जाते हैं, आवाजार हो जाते हैं। कुछ 10 मिनट सवाल, अभी सवाल पहली बार पूरा रीड नहीं किया होता, ऐसे हो जाते हैं कि ओह पढ़ी मैं मुश्किल ही चाह गया वहां। कुछ लोग तो न्यूमेरिकल पढ़ने से, पूरा न्यूमेरिकल भी पहली बार रीड करने से पहले 2 बार सोचते हैं मैं CA में आ क्यों गया हूँ। तो भाई इस फील्ड की रिक्वायरमेंट है फोकस। आपको सवाल के अंदर, जब आप इनिशियल रीड कर रहे हो तो ये तो आप तैयारी पकड़ रहे हो सवाल के अंदर घुसने की, फिर दूसरी बार रीड कर रहे हो, फिर मजीद डिटेल में जा रहे हो। खुदारा अपने फोकस पर बड़ा काम करने की जरूरत है। और फोकस डेवलप कैसे होगा? खुद क्वेश्चंस करने से। आपको मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। कंसेक्यूटिव 6 न्यूमेरिकल करें एक ही गो में। आप गौर करेंगे पहले न्यूमेरिकल पे 1 घंटा लगा और आखिरी न्यूमेरिकल पे 35 मिनट लगे। आपको समझ आएगी कि अच्छा मुझे एक 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 न्यूमेरिकल किया, बैठे सॉल्यूशन देखा, दूसरा न्यूमेरिकल किया, बैठे
देखा राइट की गलती क्या थी, तीसरा किया, बैठे गलती से ही देखा। यानी 6 न्यूमेरिकल कंसेक्यूटिव का ये मतलब नहीं कि 6 इकट्ठे करें। 6 न्यूमेरिकल कंसेक्यूटिव का मतलब है एक किया, उसका सोल्यूशन देखा, उससे लर्निंग ली, दूसरा किया और कोशिश करना है उस लर्निंग को अप्लाई करें, तीसरा किया, कोशिश करना है पहले दो से जो सीखे उसको अप्लाई करें। एक सिटिंग में करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, अप्लाई करते जा रहे हैं, उससे बहुत फायदा होता है। आप छः छः न्यूमेरिकल 8 घंटे में होंगे, कम से कम 8 साढ़े 8 घंटे में करें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं पेपर में अपियर होते हैं, उन्होंने 6 न्यूमेरिकल नहीं किए होते, हालांकि ये 6 न्यूमेरिकल 8 घंटे 9 घंटे में हो सकते हैं। मैं उनके खुद के करने की बात कर रहा हूँ, टीचर की बात नहीं कर रहा। टीचर तो अवेलेबल होता है कराने के लिए। बहरहाल लंबी होगी बात, हम वापस आए थे अपने काम पे। बैड डेट क्लेम्ड इन द लास्ट रिटर्न। अच्छा, बैड डेट ये था एक्चुअल, अलाउड और रिकवर्ड। सबसे पहला काम क्या किया, जो रिकवर्ड था अकाउंटेंट ने उसको इनकम में शामिल कर दिया होगा। पहले इसको करेंगे रिवर्स, फिर ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ऐसे ही करना है सर, लो सर। इसके बाद ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट उसने आकाश वाले सवाल में पूछी थी। अदर इनकम में शामिल है 21.6 मिलियन का रेंट, जो आकाश ने बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दी हुई है। आपको पता होना चाहिए, बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दिया जाए तो वो किस साइड में जाता है। पहला काम तो ये करें कि इसने अदर सोर्स में शामिल किया, वह इसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें। दूसरे नंबर पे अब आप देखें कि इसने किराया वसूल कितना की है। क्या इसने वाकई 12 माह का किराया वसूल किया? इसने कहा 1.8 मिलियन पेबल इन एडवांस। इसका मतलब इसने 12 माह का किराया वसूल किया है। 1.8 इंटू 12 करेंगे तो ये 21.6 ही बनेगा। अब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की वर्किंग आप कर रहे हैं। उसने कहा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रिपेयर तो माइनस नहीं होनी, जितनी एक्चुअल है वो माइनस होगी। अलबत्ता डेप्रिसिएशन लेस हो सकती है। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन निकालनी है। बिल्डिंग खरीदी है 16 अगस्त 2009 में, तो भाई हमें किस साल की डेप्रिसिएशन चाहिए, 2022 की डेप्रिसिएशन चाहिए। ये WDV मेथड है। ये ऐसे नहीं होना कि डिवाइड बाय 5 किया और एक फिगर उठा के लिख दी, नहीं। क्या करना पड़ेगा, 2020 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर 2021 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, हमें 2022 की डेप्रिसिएशन चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग के टीचर ने शॉर्टकट बताया हुआ है 0.85 वाला, तो वैसे कर लीजिए। नहीं पता तो छोड़ें, कोई बात नहीं। आप 2000, हमारे पास इतना टाइम होगा, 19 अगस्त 2019 को आपने बिल्डिंग खरीदी थी, तो 2020 के साल की डेप्रिसिएशन 2021 के साल की डेप्रिसिएशन लेस कर दें, फिर आपके पास आ जाएगी 2022 के साल की डेप्रिसिएशन, वो आप लेस करेंगे। दूसरे नंबर पे आपका आ गया सेकेंड हैंड प्लांट खरीदा है। सेकेंड हैंड खरीदा है, उसने आपकी टेंशन कम की। नहीं तो प्लांट अगर फर्स्ट हैंड खरीदा होता तो आपको इनिशियल अलाउंस भी कैलकुलेट करना चाहिए था और डेप्रिसिएशन भी। अब इन्हें सेकेंड हैंड खरीदे तो सिंपल डेप्रिसिएशन इसमें से लेस कर देंगे। खरीदा भी इसी साल ही है। अगर ये पिछले साल खरीदा होता तो पहले पिछले साल की डेप्रिसिएशन लेस करते, फिर WDV निकालते, फिर इस साल की डेप्रिसिएशन निकालते, वो लेस करते। यार पॉइंट पिक कर रहे हो, ये वर्किंग करनी थी अपने। और उसने कहा कि 3.2 मिलियन रिपेयर पर लगा। भाईजान जो रिपेयर पे एक्चुअल लगा है वो तो लेस होगा, लेकिन 20% लेस नहीं होगा। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात है। फिर उसके बाद आ गया पीजेसी लायबिलिटी इंक्लूड अमाउंट ऑफ रुपीज 14 मिलियन और 17 मिलियन। अब देखो 14 मिलियन है 18 मार्च 2018 की तारीख। 18 मार्च 2018 का मतलब है टैक्स ईयर 2018। जिस साल लायबिलिटी बनी वो साल छोड़ दें, 19 20 21, 3 साल तक अगर पे नहीं की तो 22 में क्या करेंगे, दोबारा इनकम में शामिल कर देंगे। अब देखिए ये 2018 की, 18 मार्च 2018 की अनपेड लाइबिलिटीज हैं।
तो जो मार्च 18 है उसका टैक्स ईयर 18 बनता है, तो 19, 20, 21 ये तो ऐड बैक करेंगे। और जो अगस्त 18 है, जो अगस्त 18 है ये 2019 बन रहा है। टैक्स ईयर 2019 बन रहा है ना, 19 को निकाले, 20, 21, 22, ये 23 में जाके ऐड बैक होना था। हमारा टैक्स ईयर 2022 है, तो ये ऐड बैक नहीं होना था, ये ऐड। आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल चार्जेस है 2.8 मिलियन के, जो बैंक ने वेव कर दिए। क्या ये रिकॉर्ड एक्सपेंसेस हैं, बैंक ने माफ कर दिए, क्या इनकम में शामिल होंगे? द आंसर इज, अगर पहले आपने वो एक्सपेंसेस माइनस किए हुए थे और अब बैंक ने माइनस कर दिए तो दोबारा ऐड होंगे। उसने कहा कि दीज चार्जेस वर क्लेम्ड एज एडमिसिबल डिडक्शन इन द टैक्स ईयर 2020 में इनकम में से माइनस हुए हुए थे। टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है? 48 मिलियन। ये सिंपल है, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करनी थी। अलबत्ता उसने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया कि मैंने ये फैक्ट्री और बिल्डिंग ये जिसकी मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कराई है वो इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद इसने कहा ये अदर इंफॉर्मेशन, बहुत सी जगहों पर वो लिखता है परचेजेस में ये शामिल है, सेल्स में ये शामिल है, एक्सपेंसेस में ये शामिल है। इसका मतलब है वो शामिल है। बहुत सी जगहों पर वो लिखता है अदर इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है ये शामिल नहीं। 15 अगस्त 2021 को आकाश ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया गोल्ड खरीदने के लिए, और उसने कितना कमाया है? 23 मिलियन कमाया। ये स्पेकुलेशन का गेन है, सेटलमेंट से पहले ही बेच दिया, स्पेकुलेशन गेन है। सर सेटलमेंट से पहले बेचना तो कंफर्म है ना कि स्पेकुलेशन। 30 जून 2022 को, अच्छा, 30 जून 2022 को आकाश ने कैपिटल गेन अर्न किया है 20 मिलियन प्लॉट बेचकर और 3.6 मिलियन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचकर। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का मतलब है कि ये भी एंटी आ रहा है, और प्लॉट बेचा है तो ये क्या है? सेपरेट ब्लॉक आइटम। सारी एडजस्टमेंट ये थी। इसके बाद था इसको एओपी का शेयर मिला। अब असल में हुआ ये कि जब आप ये सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नेट लॉस आ रहा है, टोटल इनकम नहीं आ रही, टोटल लॉस आ रहा है, टैक्सेबल इनकम नहीं आ रही, टैक्सेबल लॉस आ रहा है। तो अगर पहले ही किसी बंदे का लॉस है तो एओपी की इनकम रेट पर्पसेस के लिए उसमें ऐड नहीं हो सकती, उसके लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकती। यही इसका जवाब है, और इस तरह से ये सवाल करना था। मेरे मुताबिक ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप मुझसे पूछे कि सर कोई 3 सवाल बताएं जो मुझे जरूर करने चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा बिजनेस के 3 सवाल की बात करने दो। अब्बास, आकाश कुमार, फेथ, इंजीनियरिंग है, ब्रदर्स है। ये 3 सवाल मस्ट डू। अगर आप मुझसे कहें कि सर एओपी के 3 सवाल बता दें जिसमें मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएं। हाँ, आजादी, स्वीट बेकर्स, MEZE, मेज के नाम से एक सवाल है, ये जरूर कीजिएगा। MEZE, मुस्तफा अली जैन एंटरप्राइजेस।
और ये वाला सवाल तो मैंने तो एक करा ही दिया है, वो भी इसमें शामिल है जो मैंने करवाया है। ये हमारी डिस्कशन थी। मैंने कोशिश की कि मैं ज्यादा सवाल कराने की बजाय ज्यादा तरीके पर फोकस करूं। मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे की नॉलेज लिमिटेड है लेकिन उसे डाटा हैंडल करना आता है, वो न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छा कर जाता है। जिस बच्चे को डाटा हैंडल नहीं करना आ रहा, वो एक चीज सोचता है, एक चीज जेन से निकलती है, दूसरी जेन में आती है, दूसरी निकलती, तीसरी जेन में आती है। इसका मतलब है ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ऐसा बच्चा 20 में से अक्सर 10 भी नहीं ले पाता, वो हड़बड़ाहट में ही रहता है। what I am trying to what I am trying to enforce या what I am trying to say इसके यार, आप लोगों ने तसल्ली से ये वाला सवाल करना है। और टारगेट ये होना चाहिए कि आप राइटली चीजों को प्लेस करते रहो। ऑल्दो ये एक अलग बात है कि जब इंशाल्लाह हम उस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगा कि भाई न्यूमेरिकल वाला सवाल, खास तौर पे इनकम टैक्स न्यूमेरिकल वाला सवाल, ये सबसे लास्ट में रखना। जो बच्चा सबसे पहले आकर सबसे पहले यही वाला सवाल शुरू करता है, उसे दो एडजस्टमेंट नहीं आती, वो बेचारा वहीं पे ही पजल हो जाता है। अगला पेपर उसे आता भी हो तो उसका पेपर पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इसकी टाइमिंग है नॉर्मली जो पहला, दूसरा, तीसरा सवाल जो इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल का होता है, रिकमेंडेड ये है कि इसको आप सबसे लास्ट में रखें। बाकी फुल फ्लैज मॉक भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। मॉक डिस्कशन उस वक्त से ही आपको मजा आएगा और पता चलेगा कि अच्छा पूरा सवाल हल करते क्या क्या चीजें देखनी है। तो मॉक डिस्कशन में वो सारी चीजें भी आपको सिखाई जाएंगी। अभी आप ब्रेक कर लीजिए, 3:45 पर इंशाल्लाह हम रिज्यूम करेंगे। और इंशाल्लाह चैप्टर 14, 15, 16 आपको उसका एक ऐसी फॉर्म इंशाल्लाह आपको 1.5 घंटे में सिखाऊंगा कि अगर आप उसी उसी सारी चीजों को तैयार कर लें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रेक है जी, थैंक यू।